हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। तो आज की इंपॉर्टेंट वीडियो है क्लास 10 सोशल साइंस नवंबर बोर्ड एग्जाम के लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने डिमांड किया था कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो है क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस की जाए। तो आपको बता दें कि सोशल साइंस का जो आपका सेक्शन बी होगा, जिसमें आपको 22 में से 18 क्वेश्चन करने होंगे, वो आपका जो है कंप्लीटली कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा, जिसके अंदर मैचिंग वाले, फिल इन द ब्लैंक्स वाले और इसके अलावा जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है वो सबके सब आपके सेक्शन बी में ही इंक्लूड होंगे। असर्शन रीजन की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो आप वहां से देख सकते हैं। और फिलहाल जो स्टार्ट कर लेते हैं अपने इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए। आपको जो है मैंने यहाँ पर लिए हैं अभी 20 क्वेश्चन, क्योंकि गाइस इसको ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है। इसके लिए मैंने जो है जो भी हमारे आसपास के स्कूल है उसके प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर से मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, कुछ क्वेश्चन गूगल से बड़ी मुश्किल से मिल पाए हैं, कुछ क्वेश्चन एजू कार्ड से लिए हैं। तो ले दे के जो ना मैं आपको एक प्रैक्टिस अच्छा खासा दे रही हूँ। और अगर अच्छा खासा आपका रिस्पॉन्स देखने को मिलता है तो कल परसों में हम कुछ और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी ऐड कर लेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो हमारा क्या है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, चूज दी करेक्ट ऑप्शन। आप क्या करो, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को देखो। सबसे बड़ी बात ये है ना इस टाइप के क्वेश्चन की कि आपको सारी चीजें क्लियर होगी तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे। कंफ्यूजन सबसे ज्यादा आपको सेक्शन बी ही क्रिएट करवाएगा। सेक्शन ए में सीधा क्वेश्चन आएगा, कर लो। सेक्शन सी जो है आपका केस स्टडी बेस्ड होगा, आप उससे कर लोगे। सेक्शन बी आपको सबसे ज्यादा देने वाला है तकलीफ। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, एंड ऑफ श्रीलंकन सिविल वॉर, श्रीलंका अर्न इंडिपेंडेंस और सिन्हाला बिकम दी ऑफिशियल लैंग्वेज। अब हमें ना अगर कोई दो का भी आंसर पता है तो हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं श्रीलंका का सिविल वॉर कब खत्म हुआ, 2009 में हुआ। मतलब कि ए वाला जो है वो किसके साथ जाएगा, सेकंड ऑप्शन के साथ जाएगा। और वैसे तो हमें जो है देखते ही क्या पता चल रहा है कि या तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा या सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब उसके बाद और देखते हैं कि श्रीलंका को इंडिपेंडेंस कब मिली। तो श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली थी 1948 के अंदर, और उन्होंने सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज कब बनाया था, 1956 के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि ए का आपका हो रहा है सेकंड, और बी का हो रहा है हमारा थर्ड, और सी का हो रहा है हमारा फर्स्ट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको फाइनल रिवीजन करना है तो। बाकी तो आप चीज़ों को दिमाग में बिठाते रहो, वो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, स्टेटमेंट को पहले पढ़ना है और उसके बाद बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही होगा, कौन सा गलत होगा। स्टूडेंट के साथ जो है ना बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि आपको सारी चीज़ों के बारे में जब पता होगा तभी आप एक करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर पाओगे। अब इन्होंने क्या कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी एडेड टू कैलकुलेट द जीडीपी। जीडीपी को जब हम ऐड मतलब कैलकुलेट करेंगे तो इनमें से कौन सी चीज़ को उसमें नहीं जोड़ना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कहा कि जोड़ना चाहिए, क्या नहीं जोड़ना चाहिए। तो क्वेश्चन को केयरफुली भी पढ़ना जरूरी है। फर्स्ट में क्या बोला, परचेज ऑफ शुगर केन इन मेकिंग ऑफ शुगर। सेकंड में है वैल्यू ऑफ रॉ सिल्क यूज्ड इन मेकिंग ऑफ सिल्क फैब्रिक, वैल्यू ऑफ बेकरी आइटम्स। अब देखिए, जीडीपी के कैलकुलेट करते समय हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही जोड़ सकते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स के नहीं। अब यहाँ पर इसने शुगर केन खरीदा, गन्ना खरीदा चीनी बनाने के लिए, तो ये शुगर केन का परचेजिंग क्या हो रहा है, ये इंटरमीडिएट गुड्स के रूप में कंसिडर हो रहा है। तो हम जो है इसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं। मतलब कि ये जो है हम कैलकुलेट जीडीपी जब कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो है रॉ सिल्क, मतलब कच्चा माल के रूप में सिल्क को खरीदा है ताकि सिल्क फैब्रिक बनेगा। जब सिल्क फैब्रिक बन जाएगा तो उसकी कीमत तो हम जोड़ ही लेंगे, मतलब हम इसको भी नहीं जोड़ सकते। अब तीसरा क्या है, वैल्यू ऑफ बेकरी आइटम। बेकरी आइटम डायरेक्ट जो है पब्लिक खरीदेगी, कंजम्पशन कर लेगी, तो ये जो हमारा फाइनल गुड्स है तो इसको हम जोड़ेंगे, इन दोनों को नहीं जोड़ेंगे। क्वेश्चन में यही पूछा था कौन सा नहीं जोड़ोगे, तो ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, और ये इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर भी जो है मैचिंग का एक क्वेश्चन आ गया जो कि सॉइल को लेकर है कि कौन से सॉइल की क्या खासियत होती है, ठीक है ना। इस तरीके से हमसे पूछा हुआ है कि आपको बताना है कि किसकी क्या खासियत है। एरिड सॉइल है, लेटेराइट सॉइल है, एलुवियल सॉइल है और ब्लैक सॉइल है। थोड़ा थोड़ा अगर हमें अच्छी तरीके से पता हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो एरिड सॉइल होता है ना वो सलाइन इन नेचर होता है, ठीक है ना। एरिड सॉइल जो होता है वो आपका सलाइन इन नेचर होता है। इसके अलावा जो लेटेराइट सॉइल होता है, ठीक है ना, लेटेराइट सॉइल के बारे में आपको पता होगा कि ये लीचिंग प्रोसेस से ही इसका जो है वो बनता है। तो आपका ए का तो हो गया थर्ड ऑप्शन,
और बी का हो गया फोर्थ ऑप्शन। ऐसा मुझे कहीं पे दिख रहा है क्या? ऐसा मुझे ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, ठीक है ना। और भी हम चेक कर सकते हैं एलुवियल सॉइल। अब एलुवियल सॉइल के साथ जो है क्या खास बात है, इसमें बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है, तो इंटेंसिवली कल्टिवेटेड, बिल्कुल ठीक है। और ब्लैक सॉइल की खास बात क्या है कि ये मॉइस्चर को रिटेन करने का काम करता है, तो ए ऑप्शन जो है हमारा इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब स्टेटमेंट को हमें देखना है और फिर उसी तरीके से बताना है कि इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। जो है रबी क्रॉप के बारे में यहाँ पे बात चल रही है और बाद में इन्होंने कहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ठीक है ना। ट्रू नहीं मतलब गलत स्टेटमेंट को ढूंढना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रबी क्रॉप्स आर सोन व्हेन विंटर बिगिंस, जैसे ही सर्दियां शुरू होती है तो रबी क्रॉप को हम बो देते हैं अक्टूबर दिसंबर में, तो ये बात जो है ना रबी क्रॉप के बारे में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है रबी क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड ड्यूरिंग स्प्रिंग, क्या रबी क्रॉप की जो कटाई है स्प्रिंग सीजन में की जाती है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये स्टेटमेंट इन लोगों ने क्या कर दिया, हमारा गलत कर दिया। अब नेक्स्ट है सम एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप के जो कुछ एग्जाम्पल इन्होंने जो दिए हैं वो बिल्कुल गलत दिए हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है वो खरीफ क्रॉप के हैं। तो हमसे पूछा होता कौन सा ट्रू नहीं है, तो सेकंड और थर्ड दोनों के दोनों ऑप्शन गलत है और ये वाला मुझे मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है आइडेंटिफाई द सेक्टर फ्रॉम द गिवन हिंट्स। इन हिंट्स को देखते हुए आपको बताना है कि इसमें से कौन से सेक्टर की बारे में बात हो रही है। सेक्टर इज कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन ओनरशिप ऑफ एक्टिविटीज। सेक्टर को जो है कैटेगराइज्ड किस बेसिस पे किया गया है? ओनरशिप ऑफ एक्टिविटीज। ओनरशिप ऑफ एक्टिविटीज में सेक्टर को जब हम डिवाइड करते हैं ना तो दो ही पार्ट में करते हैं, एक पब्लिक में एक प्राइवेट में। मतलब आंसर या तो पब्लिक है या प्राइवेट है। आगे देखते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज ओन मोस्ट ऑफ दी असेट्स। ज्यादातर असेट्स जो है किसके पास है? प्राइवेट इंडिविजुअल के पास है, कंपनी के पास है, और इनका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना है। तो मेन मकसद प्रॉफिट कमाना है, तो इसका मतलब ये कौन सा सेक्टर है? प्राइवेट सेक्टर है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ कि किस किस टाइप के जो क्वेश्चन है ना गाइस वो कॉम्पिटेंसी में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप जो ये सारे क्वेश्चन जरूर से जरूर आप एक तो केयरफुली अच्छी तरीके से पढ़ोगे ना तो आपके एक दिमाग खुलेगा कि हाँ आप वहाँ पर भी अच्छी तरीके से इसको समझ पाओगे और करोगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें से इन्होंने क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स अबाउट दी सॉइल्स इन इंडिया हैव बीन करेक्टली पेयर। इसमें से कौन सा जो है करेक्टली अच्छी तरीके से पेयर किया गया है, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है, ठीक है ना। मतलब इस बार हमें करेक्ट वाला ही बताना है, गलत वाला नहीं बताना है। अब देखिए एरिड सॉइल के बारे में इसने क्या बोला कि ब्राउन कलर होता है और बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। बिल्कुल गलत बात बोल दी, क्योंकि ब्राउन कलर और बहुत ज़्यादा फर्टाइल की जो क्वालिटी है वो एरिड सॉइल की नहीं बल्कि एलुवियल सॉइल की है, ठीक है ना। अगर ये इसके साथ जुड़ा होता ना एलुवियल सॉइल इसके साथ, तब तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता, लेकिन ऐसे ये फर्स्ट वाला तो बिल्कुल करेक्ट है नहीं। लेटराइट सॉइल में इन लोगों ने क्या बोल दिया कि डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन रॉक्स, ऐसा है नहीं, ठीक है ना। लेटराइट सॉइल के बारे में तो हमें पता है रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग करके जो है कुछ कुछ दिया रहता है। एलुवियल सॉइल के बारे में बोल दिया कि ब्लैक इन कलर होता है, ब्लैक इन कलर तो ब्लैक सॉइल होगा ना भैया, ठीक है ना। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट हो गए गलत। और फोर्थ जो है ना आपका फॉरेस्ट सॉइल होता है, एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट, यही वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का, द वर्ड दैट सिग्निफाइज सोशल डिवीजन अमंग शेयर्ड कल्चर। सोशल जो डिवीजन हो जाता है ना, शेयर मतलब एक ही कंट्री में अलग अलग कल्चर के लोग जब शेयर करते हैं, मतलब अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं और फिर भी उनके बीच में सोशल डिवीजन हो जाता है, तो उसी को क्या बोला जाता है? उसी को नाम दिया जाता है एथनिक। एथनिक प्रॉब्लम जो था श्रीलंका के अंदर देखने को मिला, बेल्जियम के अंदर देखने को मिला, तो वहाँ पर क्या था, अलग अलग लैंग्वेज के लोग जो है सेम कंट्री में रह रहे थे, जिस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। तो यहाँ से हमें जो है क्वेश्चन नंबर 7 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 4 फैमिलीज, एक पड़ोसी में 4 फैमिली रहती है और उनका अगर हमने पर कैपिटा इनकम निकाला ना तो 6000 निकलता है। पर कैपिटा इनकम मतलब एवरेज इनकम, ठीक है ना। एवरेज इनकम उनका कितना है? 6000 है। अब 3 फैमिली का जो इनकम हमें दिया हुआ है और इस इन्फॉर्मेशन पे हमें पता करना है कि चौथी फैमिली का इनकम कितना होगा। अब देखिए एवरेज इनकम अगर 6000 है और 4 फैमिली है तो मतलब टोटल इनकम कितना होना चाहिए? 24,000 होना चाहिए। अब इन तीनों का देख लेते हैं, इन तीनों को जोड़ लेते हैं, 7 5 12 और 4 16,000 तो इन तीनों को मिलाकर है। मतलब चौथा बंदा को भी जोड़ दें तो 24,000 होना चाहिए। तो 24,000 में से 16,000 को घटा दो तो कितना आ जाएगा हमारा? 8,000। तो 8,000 हमारा। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप हर चीज के लिए पूरी तरीके से तैयार रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्ट ऑफ यूनियन। एक्ट ऑफ यूनियन को लेकर जो है ना इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। अगर आपको करेक्ट पता होगा तभी तो इनकरेक्ट निकालोगे ना, ठीक है ना। तो जानबूझ के इन लोग जो है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो है आपको दिए हैं स्पेशली सेक्शन बी के अंदर।
तो सबसे पहली बात, एक्ट ऑफ यूनियन के अंदर हुआ क्या था, वहां पर स्कॉटिश का पार्लियामेंट और इंग्लिश पार्लियामेंट का मर्ज हुआ था, ठीक है ना। तो इसके अंदर और जो हुआ था फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का जो है फॉर्मेशन हुआ था। एक्ट ऑफ यूनियन साइन कब हुआ था, 1707 में हुआ था, और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों ने मिलकर साइन किया था। लेकिन जो आपका ए ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, जो कि ये बोल रहा है कि इट रिजल्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन स्कॉटलैंड, कि इससे स्कॉटलैंड में डेमोक्रेसी की स्थापना हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इन दोनों ने मर्ज किया, अपना पार्लियामेंट शेयर किया, और बल्कि इन दोनों लोगों ने मर्ज करके ग्रेट ब्रिटेन नाम दे दिया। तो ए ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, और हमसे इनकरेक्ट पूछा था, इस वजह से ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मैच्ड करेक्टली, इनमें से कौन सा जो पेयर है उसको अच्छी तरीके से मैच किया गया है, ठीक है। अब इन्होंने ग्राम पंचायत मतलब कॉलम ए है, कॉलम बी है, और साथ ही में जो हमें बताना है कि इधर देख रहे होगे कि सारे के सारे हैं, और इधर जो है दिखा रहे हैं। तो जो आपका ग्राम पंचायत है, इधर पंचायत समिति है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, सरपंच है, जिला परिषद है, इधर मेयर है, स्टेट है, गवर्नर है। तो इससे हमें थोड़ा थोड़ा ये पता चल रहा है कि इन सब के ना शायद हेड के बारे में बात चल रही है। तो स्टेट का जो हेड होता है, किसी भी स्टेट का हेड तो क्या होता है, गवर्नर होता है, ये हमें पता है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड मेयर होता है। अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ रहता तब तो ये ठीक होता, लेकिन इन लोगों ने क्या कर दिया, इसके साथ कर दिया। तो मेयर जो होता है किसका हेड होता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का होता है। अब ये जो आपका ग्राम पंचायत का हेड होता है वो कौन होता है, सरपंच होता है, ठीक है ना। और बहुत सारी पंचायत समिति को जब मिला देते हैं तो मतलब वही जिला परिषद के अंदर जो है कवर होता है। तो ये तीनों तो उल्टा सीधा इन लोगों ने करके दे दिया, ठीक है ना। वैसे मतलब अगर देखा जाए तो ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है, सरपंच होता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर होता है, और अगर मिलाना चाहते तो इसको हम इससे मिला सकते थे, लेकिन स्टेट का हेड गवर्नर होता है। तो आपका 10th क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सन बाय द गिवन क्लू, इस क्लू को मतलब कि समझ कर आपको बताना है कि यहाँ पर किस इंसान के बारे में बात हो रही है। He was described as the most dangerous enemy of our social order by Metternich. Metternich ने ये बोला था कि ये जो बंदा है ना बड़ा डेंजरस इनेमी है हमारे सोशल ऑर्डर का। तो मेटरनिक तो खुद कंजर्वेटिव पर्सन था, और वो किसको बोला था, एक बहुत ही अच्छा क्रांतिकारी, दैट वाज जोसेफ मैजिनी। तो उसके बारे में इन्हें ये स्टेटमेंट दी थी मेटरनिक ने। तो 11th क्वेश्चन का आपका कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, इज द स्टेट विद मैक्सिमम पर कैपिटा इनकम फॉर द पीरियड 1718। आपको ये टेबल देखना है, फिर आपको बताना है कि किसका पर कैपिटा इनकम कितना है। पर कैपिटा इनकम ऑलरेडी कैसे निकालते हैं, इनकम को जो है पॉपुलेशन से डिवाइड करके। हरियाणा का सबसे ज़्यादा दिख रहा है मुझे, फिर केरला का दिख रहा है, फिर बिहार का दिख रहा है। तो हम तो यहाँ से सीधा सीधा समझ सकते हैं कि हरियाणा जो है वुड बी तो आर करेक्ट ऑप्शन। अब डी ऑप्शन में आपसे कंफ्यूज करवा सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि ए और बी जो है ना दोनों इक्वल है। अब और उनका पर कैपिटा इनकम इसलिए ज़्यादा आया हुआ है क्योंकि वहाँ जो है ना वहाँ की पॉपुलेशन कम है। तो मैं यहाँ पर हम आपको बता दें, पर कैपिटा इनकम जो हम निकालते हैं उस टाइम तो हम ऑलरेडी पॉपुलेशन से डिवाइड कर चुके हैं, तो अब तो पॉपुलेशन वाला मुद्दा आना ही नहीं चाहिए ना। तो इस वजह से आपका ए जो है हरियाणा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और क्लियर कट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स का जंकर्स जो थे वो कौन थे, ठीक है ना। ऐसे तो आपका ये नॉर्मल क्वेश्चन भी है, लेकिन फिर भी इस तरीके से अगर बना के देंगे तो वो आपका सेक्शन बी में ही देखने को मिलेगा। तो जंकर्स जो था ना, जंकर्स जो थे वो किसको बोला जाता था, जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते थे उनको बोला जाता था जंकर्स। तो 13 क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हमें लिस्ट को मैच कराना है कि आपका कौन सा, ये तो होपफुली आप सभी मैच कर दोगे। अब बात आई है रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज इसमें से कौन सा है, सोलर एनर्जी है। इंडिविजुअल रिसोर्सेज जिस पर इंसान का खुद का अधिकार होता है तो वो उसका प्लांटेशन हो जाएगा, ठीक है ना। नेशनल रिसोर्सेज के अंदर नेशनल पार्क आ जाएंगे, इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंदर ओशियन आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख के हमें पता चल गया कि आपका ए का 3 और उसके बाद बी का 4, सी का 1 और डी का हमारा 2nd। तो आपका जो है डी ऑप्शन वुड बी दी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एंड लिटरेसी रेट इज हाईएस्ट इन केरला। केरला के अंदर जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ और लिटरेसी रेट दोनों हाई है, लेकिन वही हम बात करें जबकि बिहार में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये इस स्टेटमेंट को दिमाग में रखते हुए आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही बोला है। पहला ऑप्शन क्या है, बिहार और केरला डू नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटीज टू देयर सिटीजन। क्या हम इससे ये बोल सकते हैं कि बिहार और केरला दोनों ही अपने सिटीजन को अच्छी फैसिलिटी नहीं देते? ऐसा नहीं है। अगर किसी भी स्टेट की लिटरेसी रेट अच्छी है
और वहाँ का लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ अच्छा है, इसका मतलब है कि वहाँ पर फैसिलिटीज़ तो अच्छी मिल रही है। बिहार में भले ही यहाँ पर इन्होंने क्या दिया कि मोर्टालिटी रेट हाईएस्ट है, मतलब मोर्टालिटी रेट का ज़्यादा होना अच्छी बात नहीं है, कम होना अच्छी बात है। ओके, तो इसकी मतलब ये तो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा नहीं। मोस्ट ऑफ द पीपल इन केरला एंड बिहार हैव गुड लिविंग कंडीशन, बिल्कुल नहीं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन बिहार इज बेटर देन दैट ऑफ केरला, बिल्कुल नहीं, अपोजिट बात हो गई। डी ऑप्शन करेक्ट होगा कि स्टैंडर्ड ऑफ जो लिविंग है ना केरला का, वो ज़्यादा सही है बिहार के कंपेरिजन में, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द लिंग्विस्ट ग्रुप विथ थ्रू द हिंट्स गिवन बिलो। इस हिंट से आपको पता करना है कि यहाँ पर किस लैंग्वेज के ग्रुप के बारे में बात हो रही है। इनका जो है माइनॉरिटी है बेल्जियम में, बेल्जियम के अंदर क्या है, माइनॉरिटी है लेकिन रिच और पावरफुल है, और उसके बाद ब्रसल्स में इनकी जो है मेजॉरिटी है। तो आपने जब हमने बेल्जियम में पढ़ा, बेल्जियम के बारे में पढ़ा था जब आई थिंक पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में, पावर शेयरिंग वाले चैप्टर के अंदर है ये, तो उसमें हमने क्या देखा था कि पूरे बेल्जियम में जो फ्रेंच है वो तो माइनॉरिटी में है, लेकिन बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रसल्स, वहाँ पर मेजॉरिटी में है कौन, फ्रेंच लोग, ठीक है, और रिच और पावरफुल तो थे ही। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसको सीक्वेंस में इस इवेंट्स को सेट करना है। अब ये क्वेश्चन गाइस सबसे ज़्यादा दुख देते हैं, क्योंकि ये हमें अगर इसका ईयर भी पता होगा ना तो ही हम ये क्वेश्चन को कर पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला, इंडिया बिगिंस इट्स जर्नी एज डेमोक्रेसी, इंडिया जो है डेमोक्रेसी के रूप में अपनी जर्नी कब शुरू करती है, ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। अब उसके बाद जो है, द सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीज टू कंटिन्यू टू यूज इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज। देखिए हमारी इंडिया जो है डेमोक्रेटिक कंट्री जो है, अगर हम मान के चलें तो हमारी इंडिया ने इंडिपेंडेंस कब ले लिया था, 1947 में ले लिया था, तभी से हमारा संविधान वगैरह बन गया था। तो डेमोक्रेटिक हम ये मान के चल रहे हैं कि हम 1947 में ही हो गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि हम इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज लेकर चलेंगे, तो ये जो हुआ था ना, ये हुआ था हमारा 1965 के अंदर। लिंग्विस्टिक स्टेट्स वर क्रिएटेड, भाषा के आधार पर जो है ना राज्य बनाए गए थे, कब, 1953 में, ये 1965 में, लेकिन लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो है ना वो आपका कब वो स्टार्ट हुआ था, 1953 के अंदर, जिसमें पहला जो है स्टेट बनाया गया था आंध्र प्रदेश का। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो है कब आई, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज काफ़ी लेट आई, 1990 के अंदर। अब आपको सब कुछ पता चल गया, अब आसानी से आप सेट कर सकते हो। पहला ऑप्शन होगा, फिर उसके बाद मेरा तीसरा होगा, फिर दूसरा होगा, फिर चौथा होगा, 1 3 2 4, 1 3 2 4 मुझे कहाँ पर दिख रहा है, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें भी आपको इस इवेंट्स को करेक्ट सीक्वेंस में सेट करना है कि करेक्ट सीक्वेंस में किस तरीके से होगा। जैसे आपका सिविल कोड है, जिसको नेपोलियन कोड से भी नाम से जानते थे, और इसको तो हम सभी को पता है कि ये कब आया था, 1804 के अंदर आया था। ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ग्रीक वालों ने स्ट्रगल कब करना शुरू किया था, ये 1821 के अंदर इन्होंने शुरू किया था। जुसेपे मैजनी का जन्म कब हुआ था, ये हुआ था 1807 के अंदर। और उसके बाद फॉल ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन का खात्मा कब हो गया था, 1814-15 के आसपास हो गया था। तो अब यहाँ से हम इवेंट्स देख सकते हैं कि पहला मतलब कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, मतलब 1 3 4 2, 1 3 4 2 जो हमारे बी ऑप्शन में, ये हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सिविल कोड ऑफ 1804। 1804 के बारे में सिविल कोड जो दिया हुआ है उसके बारे में आपको यहाँ पर कंसीडर करना है, बाद में बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सिविल कोड था ना उसके अंदर इक्वालिटी बिफोर लॉ को इस्टेब्लिश किया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी को भी उसने सिक्योर किया था, लेकिन जितने प्रिविलेजेस बाई बर्थ था ना उसको हटा दिया गया था, ठीक है ना, हटा दिया गया था उसको, वो उसके ऊपर बेस नहीं था। और हमसे पूछा हुआ क्या कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही बताना है, तो इनकरेक्ट जो है ना आपका फर्स्ट ऑप्शन ही इनकरेक्ट है। तो आपका जो है ए ऑप्शन, मतलब ए ऑप्शन जो कि ओनली 1 है, यही वाला आपका इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट ही पूछा था, तो हमारा ये करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन के साथ आपको फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। ओशन रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल मील्स इज क्लासिफाइड अंडर, मतलब ओशन का ऐसा रिसोर्स जो कि 200 नॉटिकल माइल से बाहर होता है, तो उसको तो हम बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज, बट यहाँ पर बोल रहे हैं कि इसको हम कौन से जोन के नाम से जानते हैं, तो उसको जाना जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अगर अच्छा खासा आपको रिस्पांस मिलेगा तो इसी तरीके के गाइस मैं आपके लिए क्वेश्चन 1-2 दिन में और ज़्यादा प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि जो है आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। बाकी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और चैनल पर नए जुड़े तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए।